दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत के अंदर किडनी के 2 से 2.5 लाख पेशेंट्स नए बनते हैं। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पता लगता है कि भाई इनकी तो एंड स्टेज है। और इसी के साथ साथ ही कुछ 3 से 3.5 करोड़ डायलिसिस के सेशन होते हैं। बट ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्स के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि उनका हौसला टूट जाता है, उनकी होप खत्म हो जाती है। और ये सारी की सारी परेशानियां हम समझते हैं। इसीलिए अगर आप किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर आपके कोई प्रियजन किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज का शो आप ही के बारे में है। डॉक्टर पे चर्चा का आज दूसरा एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे डाइट और किडनी की हेल्थ का कैसे रोल होता है, कि किडनी की हेल्थ पे डाइट कैसे इंपैक्ट करती है। और इसके साथ साथ आज हम जानेंगे कि अगर हम अच्छा खाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल निभाते हैं, तो क्या ये किडनी की प्रॉब्लम हमें कभी आएगी भी नहीं। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ श्रेयास के डॉक्टर पूर्व धवन जी से। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ खाने के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है आपको सर्वाइवल देने के लिए, ये बात हो रही है आपको एम्पावर करने के लिए। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, बढ़िया सर सब बढ़िया। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप टाइम ही नहीं देते। अरे सर, आपका नहीं मिलता सर। बट सर, आज बहुत सारे लोग हैं आपसे जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किडनी के बारे में। और आज का सर हम टॉपिक बहुत बेसिक रखा है, किडनी की डाइट के बारे में। तो सर मेरा पहला सवाल ही ये शुरू होता है क्योंकि मुझे आजकल समझ में नहीं आता है, आप मुझे समझाइए और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी, कि एक डाइट कैसे इम्पैक्ट करती है किडनी की हेल्थ को लेकर। तो शुभम, पहले इस बात को समझो कि जो आपका खाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने खाने से बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी में। अब किडनी का नॉर्मल काम क्या होता है कि बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसे बॉडी से बाहर निकालना। अब ये वेस्ट मटेरियल इसलिए बन रहा है क्योंकि हम खाना डाइजेस्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनाता है। तो अगर हम खाना वो खाएं जिसमें वेस्ट मटेरियल बनता ही कम है, तो किडनी पे इम्पैक्ट कम जाएगा, किडनी को काम कम करना पड़ेगा। और आप बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कंट्रोल कर लेते हो, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सब आप इजीली मैनेज करना शुरू कर देते हो डाइट से। तो आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो कम हो जाती है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। और किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी ज्यादा लंबा चल पाती है, सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि अब उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी बॉडी में नहीं जा रही, वो क्लीन हो गई हैं। क्लीन हो गई। आपने जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही चीजें हैं वो भी कम हो गई। तो आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाती है, किडनी डाउन होना शुरू हो जाता है, बॉडी अच्छी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। जो कॉम्प्लिकेशन एक किडनी फेलियर पेशेंट को आ सकती है उसको आपने पहले ही कंट्रोल में कर लिया। तो लाइफ जो होती है किडनी फेलियर पेशेंट की, बॉडी बेटर हो जाती है अगर हम उसके खाने पीने का ध्यान रख लें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो डाइट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके ट्रीटमेंट का 50% पार्ट है। तो सर जैसे आपने बताया कि 50% पार्ट है, तो ना खाने में अलग अलग डिशेस होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक होते हैं सर वाइट राइस, एक होते हैं ब्राउन राइस। तो सर ऐसा भी कुछ होता है कि सिर्फ ये खाने, ब्राउन राइस खाने चाहिए, वाइट राइस खाने चाहिए, कि इसमें कुछ मतलब सिंबॉलिक होता है, या फिर आप कोई भी चावल खा सकते हैं? देखो, पहले तो आप इस बात को समझो कि खाने पीने किसी भी चीज से किडनी को डायरेक्ट नुकसान नहीं होता, ठीक है। आप व्हाइट राइस खाओ चाहे ब्राउन राइस खाओ, दोनों ही ठीक है आपकी किडनी के लिए। आपको कुछ और चीजें मैनेज करनी है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी की अगर हम देखें तो उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है और यूरिया इकट्ठा हो रहा है, मेजर जो सिम्टम पैदा करता है। अब क्रिएटिनिन बनता कहाँ पर है? वो बनता है हमारी मसल्स में, ठीक है। मसल जब मेटाबॉलिज्म होता है, मसल मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें बनने वाला बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। अब किडनी फेलियर पेशेंट से कंट्रोल करना चाहता है तो उसे खाने में प्रोटीन की मात्रा को बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, जिससे उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन को बनाने वाला रॉ मटेरियल, कच्चा माल पहुंचे नहीं। जब उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं गया या कम गया तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन अपने आप फॉल कर जाती है, तो बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन नहीं बनता। अगर मालूम है नॉनवेज खा रहा हूँ मैं, रोज अपने 2 अंडे 4 अंडे 6 अंडे खा लेता हूँ, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा टोटल प्रोटीन पूरा है, मैं फिर भी खाए जा रहा हूँ कि प्रोटीन अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है। तो वो जो प्रोटीन मैं खा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं तो डाइजेस्ट होगा। जब वो डाइजेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनाएगा। वो बाय प्रोडक्ट क्या है? क्रिएटिनिन। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी बट मैंने फिर भी खाया। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनको प्रोटीन फ्री डाइट या लाइट प्रोटीन डाइट पर रखा जाता है। अब वो डिपेंड करता है उनकी रिपोर्टों के ऊपर। अगर उनकी रिपोर्ट कह रही है
कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चल रहा है, तो हम उस पेशेंट को रखते हैं प्रोटीन फ्री डाइट पर। और जिन पेशेंट में लगता है कि प्रोटीन कम है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो उसको तो देना है कि बॉडी को की जो फंक्शनिंग है वो तो नॉर्मल चले, हार्मोन्स बने, एंजाइम्स बने, तो उस पेशेंट को हम रखते हैं लाइट प्रोटीन डाइट में। अब लाइट प्रोटीन डाइट में क्या हो रहा है कि प्रोटीन वो दे रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल कम बनाता है, जैसे दालें, दूध, नॉन वेज नहीं देंगे, एग्स नहीं देंगे, हम चिकन नहीं देंगे, फिश नहीं देंगे, मटन नहीं देंगे, बट हम लाइट प्रोटीन दे देंगे जो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे आपको बुखार होता है तो मम्मी क्या कहती है, खिचड़ी खा लो, मम्मी ये थोड़ा कहती है चिकन खा लो, कुछ लाइट ना है तो प्रोटीन ना, तो प्रोटीन लाइट जो डाइजेस्ट आराम से हो जाए और वेस्ट मटेरियल कम बनाए, बॉडी से एडजस्ट कर ले। अब जो प्रोटीन फ्री डाइट वाले होते हैं वो सोचते हैं अरे डॉक्टर साहब आपने प्रोटीन पूरा बंद कर दिया, मेरी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाते तो हमारी बॉडी में बड़े होकर दिक्कत नहीं आती। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं राइस फॉर्म में, चपाती फॉर्म में, वो बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में एज पर बॉडीज रिक्वायरमेंट। यानी छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपस में इकट्ठा होकर प्रोटीन बना रहा है और बॉडी से यूज कर रही है, तो इसमें वेस्ट मटेरियल कम बनता है। अगर हम कहते हैं कि हमने बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का लिया और उसको छोटे छोटे काम करने लायक बनने के लिए छोटा छोटा डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें गंदगी ज्यादा बनती है। तो प्रोटीन फ्री डाइट वाले पेशेंट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पैदा नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक वो खाना अच्छे से खा रहा है। तो अगर प्रोटीन फ्री डाइट पे किसी पेशेंट को रखा हुआ है, वो खाना बिल्कुल बंद कर दे या बहुत कम कर दे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो पेशेंट की हमें देखना पड़ता है कि कितना वो खाना इनटेक कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कब कर रहा है, हाँ नहीं कितना खा पा रहा है। तो अगर से डाइट अच्छी है, एपेटाइट ठीक है, तो इस पेशेंट में कोई दिक्कत सालों साल नहीं आती। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी इससे इंटरलिंक था, जैसे हमने प्रोटीन के बारे में बताया, और ना मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड भी लगती थी कि क्या ये सही है, मुझे बताना कि लाइक सोडियम के अंदर जैसे आप ब्रेड हो गया, आपका दूध हो गया, ये मना कर देते हैं। पोटेशियम में आप मतलब जैसे हमने मीट की बात करी, अंडों की बात करी, आपको ये सब बोल दिया जाता है अरे आप मत खाओ अगर आप किडनी के पेशेंट हो तो क्या ये सही है ऐसा मतलब मना कर देना कि आप सोडियम का कुछ भी नहीं खा सकते हो? नहीं, सोडियम को आप समझो, सोडियम होता है जो मेजर उसका सोर्स होता है वो होता है नमक, घर का में जो नमक है। अब खाने में नमक नहीं डालोगे, खाना ना बदहजमी कर देगा, गैस बना देगा, शिद्दत कर देगा, अपसेट रहेगा सिस्टम। तो नमक पूरा छोड़ना नहीं चाहिए, नमक को कम कर देना चाहिए। अच्छा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, उसको निकाल देना चाहिए। जैसे अचार है, नमक ज्यादा है, चटनी है, नमक ज्यादा है, पापड़ है, नमक ज्यादा है, या फिर आप सलाद के ऊपर डाल के खा रहे हो, नमक ज्यादा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अपनी डाइट से बाहर कर दो। ठीक है, तो सोडियम का अमाउंट कंट्रोल होगी बॉडी में, जब वो गया ही कम तो नुकसान कम करेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो सोडियम को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे हम बात कर रहे थे क्रिएटिनिन की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है यूरिया। अब यूरिया को भी हमें कंट्रोल करना होता है, और उसमें भी हमारा जो खाना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यूरिया बनता है हमारे लीवर में, हम कुछ भी खाते हैं, मान लो कि हमने रोटी खाई या चावल खाया, कुछ भी खाया, डाइजेस्ट होने तो लीवर के पास जाएगा, लीवर इसे ब्रेक डाउन करेगा। अब जब उसे खाने को वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो यूरिया बन रहा है। अब आप लीवर से जितना ज्यादा काम लोगे वो उतना ज्यादा यूरिया बनाएगा। आपने खाए भटूरे तो ज्यादा बनाएगा, आप खाओगे रोटी तो नहीं बनाएगा, कम बनाएगा। तो आपकी सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के अंदर कितना यूरिया होगा। और अगर ज्यादा मतलब यूरिया जब अगर ज्यादा हो जाता है तो किडनी डैमेज हो जाता है? नहीं, यूरिया अगर ज्यादा होता है तो यूरिमिक इंसेफेलोपैथी, यानी आपके ब्लड में यूरिया ज्यादा होने की वजह से सिम्टम आते हैं, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो आपके ब्रेन में भी जा रहा है। तो पहला वो करेगा नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी खत्म हो जाती है, पेशेंट अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर देता है, हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब यूरिया उसके ब्रेन में जा रहा है। तो यूरिया की वजह से यूरेमिक, ब्रेन पे असर आता है, इसलिए इंसेफेलोपैथी। ऐसे पेशेंट में अगर सिम्टम आ जाए तो फटाफट डायलिसिस करवाना, कुछ नहीं करना, ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से ये कंडीशन पैदा ना हो तो हमें ध्यान के रखना पड़ता है कि खाने के अंदर तला हुआ खाना नहीं होना चाहिए। जो भारी प्रोटीन है, चिकन, मटन, फिश, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, इससे यूरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि पचाने में मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डाइट से बाहर निकालनी पड़ती है। फ्राइड चीजें, हैवी आइटमें सब निकालनी पड़ती है।
और सर जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या नई चीज ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रोटीन ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, जब हम डायलिसिस करवाते हैं तो डायलिसिस का एक साइड इफेक्ट है, वो है डेथ। ठीक है, कोई भी पेशेंट डायलिसिस पर है तो उसकी एज कम हो जाती है, इसलिए लोग डायलिसिस से डरते हैं। अगर डायलिसिस में एज कम ना हो तो पूरी जिंदगी करवा लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ही लगना है ना, बस इतना ही होगा। डायलिसिस में ऐसा हो क्यों रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें से प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम वो नहीं निकालती, वो ब्लड में ही रह जाता है, सिर्फ गंदगी बाहर जाती है। बट जो अभी हमारी डायलिसिस मशीन है करंट अभी जो चल रही है, वो इतनी पावरफुल, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि हर चीज को सही से फिल्टर कर पाए। वो क्रिएटिनिन, यूरिया, पानी तो निकालती है, साथ में वो खाने की इंपॉर्टेंट चीजें भी निकाल देती है, न्यूट्रिशनल। हाँ, तो जो पेशेंट हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहा होता है तो उसकी जो एवरेज एज बनती है डायलिसिस शुरू करने के बाद वो 1 से 1.5 साल ही है। इससे ऊपर वो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जब आप हफ्ते में 2 बार करवाते हो तो आपकी वो एज निकलती है 5 ईयर्स के आसपास, कि 5 साल आप सर्वाइव कर सकते हो ऑन डायलिसिस। हफ्ते में 1 बार डायलिसिस करवाओगे तो आपकी एज 40 ईयर्स तक चल सकती है, मतलब 40 साल तक का सर्वाइवल है। अब ये क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो। आपने हफ्ते में इतना खाना खाया नहीं जितना आपने नेट गवा दिया। मैंने हफ्ते में 21 बार खाना खाया तो मैं प्लस तो 21 हो गया, बट मैंने जो डायलिसिस करवाए वो -30 हो गया। तो आपका -9 पे स्कोर चल रहा है, तो आपकी बॉडी डे बाय डे वीक होती रहेगी और दिक्कत। इसी तरह से जब हम करवाते हैं हफ्ते में 2 बार तो प्लस तो आपका हुआ 21, माइनस हो गया 20, तो +1 -1 के आसपास रहता है। तो इसमें एज 5 ईयर तक चल जाती है। पेशेंट का वेट लूज होता रहता है, भूख अगर उसकी ठीक चलती रहती है तो पेशेंट अच्छा सर्वाइव कर लेता है। अगर भूख कम हो गई, खाना कम खा रहा है तो पेशेंट का टाइम जल्दी आ जाता है। अगर हम हफ्ते में 1 बार डायलिसिस करवा रहे हैं या बॉडी की रिक्वायरमेंट ही इतनी कम है तो पेशेंट के सर्वाइवल और अच्छा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में नेट प्लस हो रहा होता है, माइनस कुछ नहीं हो रहा होता, तो नॉर्मल एज मिल जाती है हफ्ते में 1। बट हफ्ते में 1 होगा, हफ्ते में 2 होगा या हफ्ते में 3 होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? यही मैं पूछने वाला है ना, exactly. ये डिसाइड करिए आपकी किडनी, डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहा होता। डॉक्टर उसे इंटरप्रेट कर रहा होता है कि ओके ठीक है, बॉडी ये मांग रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायलिसिस कम हो, हमारे पास एक ही रास्ता है कि किडनी को कुछ काम पे लगाए रखना, कुछ से भी काम बहुत अच्छा हो जाता है। हम 5-10% की वैल्यू नहीं रखते, है ना, पेशेंट नहीं रखता, पर डॉक्टर को पता है कि किडनी का 5-10% कितना होता है। अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, 10% किडनी ने काम करना शुरू कर दिया तो हफ्ते में 2 बार हो जाएगा, और 10% और काम उठा लिया तो डायलिसिस पूरा बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो क्रिएटिनिन का लेवल हाई बना रहेगा बट डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो सर इसमें रिकवरी रेट कितना होता है ओवरऑल वैसे देखा जाए? जब कोई पेशेंट डायलिसिस वाला ट्रीटमेंट शुरू करता है तो 50-50 होता है, बट डायलिसिस से पहले होगा तो 80-90% है। अच्छा, क्योंकि हमें वहां पे बॉडी की वीकनेस को हैंडल नहीं करना पड़ रहा होता, खाने की हमें तो हम कंट्रोल अच्छा कर पाते हैं। अगर हम खाने पे अच्छा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमें वीकनेस के बारे में सोचना नहीं, पेशेंट हेल्दी है, बॉडी वाइज हेल्दी है, तो उस बॉडी के अंदर किडनी भी अच्छा काम कर लेती है। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट गलती क्या करता है, मैक्सिमम पेशेंट गलती ये करता है, वो किडनी को ठीक करने के लिए ना अपना खाना पीना बहुत टाइट कर देता है कि या तो टिंडा खा रहे हैं, हल्दी नमक डाल के खा रहे हैं, या फिर मिलेट्स खा रहे हैं, बॉडी वेट लूज करती जा रही है, उनको लग रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी किडनी आपकी बॉडी के अंदर लगी हुई है, जो आप खाना खा रहे हो, जो वो बॉडी को दे रहे हो, वही खाना आपकी किडनी को मिल रहा है। अब किडनी आपकी कमजोर है, आप कहते हो कि मुझे किडनी अच्छा काम करता है, बिना खाने के करेगी काम? बिना विटामिन मिनरल के काम कर जाएगी? नहीं करेगी ना। तो उस किडनी को, उस कमजोर किडनी को एनर्जी देने के लिए आपको खाना तो खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पेशेंट वही छोड़ देता है। पेशेंट ये कहता है कि अगर मैं परहेज कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान रहता है। महीने 2 महीने उनका क्रिएटिनिन डाउन होता है, क्योंकि कहाँ बनता था क्रिएटिनिन? मसल्स में। अब आपने 2-3 महीने खाना बहुत टाइट कर दिया तो वेट लूज करोगे, तो हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का डाउन हो जाता है। हर 5 पॉइंट पे 5 किलो पे 5 किलो। आपका वेट 80 है, आप 75 चले जाओगे तो क्रिएटिनिन 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे कितना डाउन ले जाओगे? यहाँ पे किडनी ठीक नहीं हुई, किडनी और बीमार होगी।
रिपोर्टों में दिख रहा है कि क्रिएटिनिन 4 to 3 आ गया जी। ठीक है, बट आपने ये क्रिएटिनिन डाउन कैसे किया? आपने अपनी बॉडी की मसल्स को गवा कर से डाउन किया, किडनी को हेल्दी करके नहीं किया। किडनी के लिए जो आपने जो वेट लूज करने के लिए जो आपने खाना पीना बंद किया, उससे पूरी बॉडी वीक हो गई, इंक्लूडिंग योर किडनीज। ओके, समझ गया। खाना तो आप जो किडनी को वही दोगे ना जो बॉडी को दोगे, अलग से तो दे नहीं रहे। राइट। तो किडनी एक्चुअल में वीक हो रही होती है, क्रिएटिनिन डाउन हो रहा होता है, क्रिएटिनिन दोबारा से बढ़ता है क्योंकि किडनी जो पहले खराब थी अब उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो क्रिएटिनिन जो फॉल किया था वो फिर राइज करेगा, मगर अब पहले वाले लेवल पे नहीं जाएगा। आपने 4 to 3 किया था, वो 4 पे नहीं जाएगा, अब वो 6, 7, 8 पे जाएगा। अब आपकी वीकनेस हो गई, आपसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सांस नहीं ली जा रही, ब्लड नहीं बन रहा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन फ्री में आ गई, एड ऑन्स आ गए उसके। हाँ, आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाते तो लंबा सर्वाइव कर जाते। अब ऐसे केस के अंदर जब आपका बॉडी वेट 40-45 आ जाता है और आपसे बेड से उठा नहीं जा रहा, काम नहीं हो रहा, ब्लड नहीं बन रहा, ऐसे पेशेंट को सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बॉडी में कुछ बचा ही नहीं, क्या बचाओगे? तो खाना पीना इसलिए जरूरी है कि आपने अपनी किडनी को ताकत भी देनी है, और ताकत ऐसी देनी है कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल बने नहीं, बॉडी अच्छे तरीके से काम करे और आप लंबा टाइम जी पाओ। और सर इसके अंदर जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आप भाई ये खाओ, ये तो आपको खाना ही चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है उनकी डाइट में प्रोटीन। ओके। उनकी डाइट में हमें प्रोटीन रखना पड़ता है, तो हम दाल पे फोकस करते हैं कि दाल खाते रहो, कोई भी दाल खाओ, मूंग मसूर कोई भी दाल है वो खाते रहो, बंद मत करो। दिन में कितनी बार? दिन में 1-2 बार ले लो आप, साथ में दूध भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पानी शरीर में इकट्ठा हो रहा है। अगर पानी इकट्ठा नहीं हो रहा तो आप दूध ले लो, अगर वो लगता है कि फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो पनीर खा लो, बट खाओ जरूर। ओके। बिना खाए भी बॉडी नहीं चलने वाली है। और उसके साथ और कुछ बाकी नॉर्मल खाना, चपाती, हाँ, नॉन वेज बंद रहेगा हर कंडीशन में। नॉन वेज कुछ ही कंडीशन में हम खोलते हैं, और वो भी सिर्फ एग्स तक जाते हैं, एग्स से आगे हम वो भी नहीं बढ़ते। एग्स भी तब दे रहे होते हैं जब बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हाँ मुझे दो, नहीं दोगे तो मैं सर्वाइव नहीं करूंगी, तब उन केसेस के अंदर हम एग्स देते हैं, हर केस में नहीं, वो भी एग वाइट सिर्फ ऐसा। क्योंकि सर ये ना बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, और ना इंसान घबरा जाता है क्योंकि उसमें अरे यार क्या चीज़ नहीं खानी है, क्या चीज़ सही खानी है। नहीं तो अपने आप से देखो, हम डॉक्टर्स हैं तो हम भी चाहते हैं कि पेशेंट अच्छा सरवाइव करे, और आपकी कोई भी थ्योरी लेकर आप चल रहे हो, कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो, क्या आप बॉडी वाइज अच्छे हो रहे हो या वीक हो रहे हो? आपकी बॉडी में ब्लड बन रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बस आपको समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे हो। खाना बंद करने से या कोई भी चीज एक्स्ट्रा खा लेने से किडनी पे इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ता। ओके। अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बट किडनी खराब नहीं हो रही है, क्योंकि आपने क्रिएटिनिन प्रोटीन खाया था ज्यादा, इसलिए क्रिएटिनिन बना ज्यादा, इसलिए वो बना ज्यादा, इसलिए वो रिपोर्ट में ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खाने से किडनी खराब हो जाती है, नॉनवेज खाने से क्रिएटिनिन बढ़ता है बॉडी में ज्यादा। अब जो अपना गल्फ कंट्रीज में रहते हैं जहाँ नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, 3 टाइम नॉनवेज खाया जाता है, एक तरीके से उनकी तो किडनियां होनी नहीं चाहिए, उनकी तो खराब ही होनी चाहिए, उन सबको तो डायलिसिस सेंटर में होना चाहिए, नहीं होता ना, नहीं होता, एग्जैक्टली, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन अगर आप खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो क्रिएटिनिन में कन्वर्जन हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, और कुछ नहीं हो रहा। तो सर ये तो हमारी सारी बात हो गई जो किडनी के पेशेंट्स हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो जनरल ऑडियंस है, और वो नहीं चाहती कि उन्हें कभी भी कोई भी किडनी की प्रॉब्लम आए, तो ऐसी 3 चीट कोड्स या फिर 3 ऐसे खाने के आइटम आप क्या बताना चाहेंगे जो उनकी बड़ी मदद कर पाए? अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है ना, तो उसकी जड़ को पहले पहचान लो। अगर आपको उसकी जड़ पता है ना, तो जड़ का इलाज निकालना बहुत आसान काम होता है। तो बीपी और शुगर, ये 2 बड़ी बड़ी जड़ें हैं जिससे किसी की किडनी खराब हो जाती है। तो अगर आपको बीपी से बचना है तो किससे बचोगे? सोडियम से। सोडियम भी बढ़ाता है, तो खाने में नमक की मात्रा कम रखो, बीपी चेक करते रहो, चाहे हफ्ते में 1 बार करो, 2 बार करो, बट कर लो। महीने में 1-2 बार भी कर लिया तो भी पता लग जाएगा। और यूरिन पे थोड़ा सा रखो कि यूरिन कैसा आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, झाग तो नहीं बन रही, गदला तो नहीं आ रहा, थोड़ा इतना बहुत ध्यान कलर्स में भी, हाँ, कि मतलब ऐसा ना हो रेड आ रहा हो, वॉयलेट आ रहा हो, ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने इतना कर लिया तो काफी हद तक दिक्कत नहीं होती।
दूसरा है डायबिटीज। आपके फादर मदर में किसी को डायबिटीज है तो आपके डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा है। तो अपने खाने पे शुगर का कंट्रोल रखो, कम करो उसको, एक्सरसाइज को ऐड करो, और जो रफेज है यानी जो फाइबर हाई फाइबर डाइट है वो ज्यादा लो, तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अब आप बीपी शुगर से बच गए तो सिर्फ किडनी फेलियर से नहीं बचते, आप बहुत सारी और बीमारियों से बच जाते हो। समझ गया, है ना। तो आपको अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है। अगर जब आप अपने बॉडी को हेल्दी रखती हो, बीपी शुगर से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रखते हो, तो मैक्सिमम बीमारियां तो कट जाती है, 80-90% तो कट गई ना। तो आपको वो जरूरत है। ट्रू सर। तो थैंक यू सो मच, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे जितनी सारी बातें जान के। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप डॉक्टर सर से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, नंबर्स हम लिख देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही अब आपसे मिलते हैं हम अपने चैप्टर 3 यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।